तो आओ देखते हैं इस लेक्चर को भी। नोट्स आपने मुझे उम्मीद है प्रिंट करवा लिए होंगे और इसको देखते हैं। 4-5 छोटे छोटे इसमें सवाल हैं, मे भी कुछ टपक जाए, क्योंकि जो लास्ट टाइम पे जो अंतिम जो मतलब सेकंड पेपर हुआ था उसमें मैंने लास्ट रात को आपको कुछ नोट्स दिए थे और उससे 3 सवाल आ गए थे। पता है, सांख्यिकी का सवाल आ गया था, मापन का सवाल आ गया था और एक और आया था वो। तो उसी प्रकार मे भी यहाँ से कोई टपक जाए। तो देखते हैं। जो पहला वाला है बौद्धिक अक्षमता, मैंने क्या लिखा, नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पिछले साल सन 2024 में सवाल पूछा था इसने। वैसे दृष्टिबाधिता का सवाल भी पूछा था और ये भी पूछा था, तो मे भी इस बार भी पूछ बैठे तो थोड़े बहुत पॉइंट तो आपके पास है ना। तो सवाल क्या है, बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता शब्द रहे या फिर मंद बुद्धि शब्द रहे, कई बार मंद बुद्धि कह देता है, मेंटली रिटार्डनेस वर्ड होता है, मेंटल रिटार्ड, RETARDNESS, मेंटल रिटार्डनेस। जब भी शब्द देखें ना मेंटल तो वही पागल वाली बात हो रही मतलब। तो बौद्धिक अक्षमता बोले या फिर इसको हम मंद बुद्धि बोले, हिंदी का शब्द कहीं भी हो सकता है, अंग्रेजी में मेंटल रिटार्डनेस वर्ड होता है, ठीक है। तो बौद्धिक अक्षमता क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसकी क्या क्या समस्याएं होती है और इसके कौन से प्रकार होते हैं। यानी जो बौद्धिक अक्षमता का सामान्य से हम भाषा में पागल बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब वहाँ तो पागल लिखोगे नहीं, थोड़ा अच्छा शब्द लिखना पड़ेगा। तो पागल क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं बौद्धिक अक्षमता के, इसकी क्या समस्याएं होती हैं और इसका वर्गीकरण क्या है, तो उसको देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत एक बार देख लेना। बौद्धिक अक्षमता से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों का IQ स्तर 70 से कम होता है, अर्थात 0 से 69 के बीच जिन बच्चों का IQ होता है उन्हें मंद बुद्धि बालक या फिर बौद्धिक अक्षम बालक कहते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अपने दैनिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमेशा किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे बालक जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। तो मैंने क्या कहा, बौद्धिक अक्षमता बालक कौन होते हैं, जिनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो रहा है और IQ का स्तर कितना होता है, ये है 70 से नीचे होता है, मतलब 69 मैक्सिमम, इससे नीचे 0 से लेकर 69 के बीच में जिसका IQ होता है ना, कोई बहुत टैलेंटेड होता है 150 IQ होता है और जो बौद्धिक अक्षम बालकों का IQ इतना होता है। तो ये ज़रूर लिखना है, मतलब एग्जामिनर को लगे कि हाँ पढ़ के आए। 0 से लेकर 69 के बीच में जिसका IQ होता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों को हम बौद्धिक अक्षम, या फिर बौद्धिक अक्षम हो तो शब्द बौद्धिक अक्षम ही लिखना, और वैसे मानसिक मंदता हो तो वही लिखना, वैसे बौद्धिक अक्षम शब्द ही देगा वो, क्योंकि पिछली बार यही शब्द था उसका, ठीक है। तो आपने परिभाषा सामान्य से देख ली भाई, ऐसा बच्चा जिसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है और उसका जो IQ लेवल होता है 0 से 69 के बीच में होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका IQ बहुत कम होता है, 0 से 5 के बीच में, बहुत कम। तो ऐसे बच्चे तो अपना दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, मतलब हमेशा जीवन भर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसे भी बच्चे दिखेंगे आपको, पूरी तरह पागल टाइप का होता है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ये आपने भाई बौद्धिक अक्षमता होती क्या है, थोड़ा उसकी परिभाषा समझ ली है। अब बौद्धिक अक्षमता के कारण, तो मैंने क्या लिखा है, दृष्टिबाधिता वाले सारे पॉइंट लिख देने हैं। तो भाई कोई व्यक्ति बौद्धिक अक्षम, कोई पागल कैसे हो सकता है, तो भाई बचपन पैदा से हो सकता है, गर्भाशय के दौरान कुछ ऐसी स्थिति हो गई वहाँ से हो सकता है, जो पैदा होता है उस समय हो सकता है, वंशानुगत तरीके से हो सकता है, कोई चोट लग गई उसके कारण हो सकता है। तो सारे पॉइंट चेप देने हैं यहाँ पर भी वही वाले, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा कोई हो सकता है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की समस्याएं क्या हैं, तो सारी वही समस्या लिख देनी है जो दृष्टिबाधित वाले बालकों की है, कि समाज में जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, आत्मबल कमज़ोर होता है, शैक्षिक मंदता होती है। तो वही पॉइंट तो यहाँ पे भी आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। बस जो भी इस प्रकार का सवाल आया ना, सारे वही पॉइंट चेपने होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इस चीज़ को। अब देखते हैं जो बौद्धिक अक्षम बालक होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार भी होंगे ना कि कौन कौन से होते हैं। तो बौद्धिक अक्षम बालकों का वर्गीकरण या प्रकार दोनों का मतलब एक जैसा है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं बालक। बौद्धिक अक्षम यानी जो मेंटली रिटार्डनेस चाइल्ड होते हैं, मंद बुद्धि बालक, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़ बुद्धि, जिसको हम इडियट कहते हैं, कई बार कहते हैं ओ इडियट। तो इडियट का मतलब मंद बुद्धि बालक को कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे बालक जिनका IQ 0 से लेकर 24 होता है ना, इसे जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। ऐसे बालक पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें निर्भर बालक भी कहते हैं। ये अपने दैनिक कार्य भी स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो जो इडियट वर्ड है ना, बहुत ही कम मंद बुद्धि वाले बालक को कहते हैं। 0 से लेकर 24 IQ है, किसी का 0 भी होता है तो ऐसे बालक को हम स्कूल भी नहीं भेजते हैं। क्यों भाई, अपना ही काम नहीं कर पाता, चीज़ों को जीवन भर माता पिता पर निर्भर रहता है, इसलिए इस बालक को निर्भर बालक भी कहते हैं, ठीक है।
ये कई बार इस सीटेट आदि में सवाल पूछा था मेरे ख्याल से एक बार, निर्भर बालक किसे बोलते हैं, तो जिसका IQ 0 से 24 के बीच में होता है। जब कभी आप सीटेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ ऐसे ही पूछा जाएगा कि मंद बुद्धि जड़ बुद्धि बालक का IQ कितना होगा, तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा इतना होता है, ठीक है। तो जड़ बुद्धि पहला देखा भाई, जिसकी बुद्धि ही जड़ हो गई है, इडियट टाइप का है, तो ये आपने IQ समझा। दूसरा होता है मूढ़ बुद्धि, इम्बेसाइल कहते हैं इस बच्चे को, मूढ़ बुद्धि। तो ऐसा बालक जिनका IQ 25 से लेकर 49 होता है वो मूढ़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, किंतु दैनिक कार्य के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। यानी जो मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं वो भी पढ़ नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन दैनिक कार्य करने के लिए कि भाई कैसे घर में खाना खाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देते हैं हम इनको घर की। शिक्षा पढ़ा नहीं सकते भाई, इनका IQ नहीं है समझने का, कैसे समझेंगे चीज़ों को। ये वाले तो बिल्कुल नहीं समझते, इनको तो हम अपने कार्य भी नहीं करते, इनको अपने कार्य के लिए थोड़ा प्रशिक्षित करते हैं। और तीसरा होता है मूर्ख बुद्धि, इनको मूरोन्स कहते हैं। पहला जड़ बुद्धि, दूसरा मूढ़ बुद्धि, तीसरा मूर्ख बुद्धि, मूरोन्स। ये वर्ड था ना, मूरोन्स वर्ड जो है ना, ये वर्ड मैंने एक फिल्म आई थी सिंग इज़ बिलिंग अक्षय कुमार की, उसमें सुना था मूरोन्स। वो जो हीरोइन होती है अक्षय कुमार जड़ बुद्धि होता है, मतलब मूर्ख होता है, तो एक अंग्रेजी हीरोइन होती है, तो बार बार उसको लाइन दे रहा होता है, तो एक दूसरी लड़की को लेके आता है कि ये ट्रांसलेट करती रहेगी, मतलब अक्षय कुमार हिंदी में बोलेगा तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती रहेगी, यानी एक सहायक लड़की को लेके आता है ताकि इसकी बात को समझ सके हो। तो ये अक्षय कुमार उसको पूछता है कि इसको बोल कि मैं कैसा हूँ, मतलब कैसा दिखता हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, तो क्या बोलती है बता, यू आर 3 मोरोन्स। अक्षय कुमार और उसके 2 दोस्त होते हैं, तो कहती यू आर 3 मोरोन्स, मतलब तुम तीनों के तीनों मूर्ख हो। तो ये तो अंग्रेजी जानता नहीं है, तो फिर इसको पूछता कि ये क्या बोल रही है, तो ये बोलती कि अरे ये कह रही तुम 3 महान आदमी हो। मोरोन्स महान बना देती है उसको जानबूझ के, ठीक है। तो वहाँ ये वर्ड मैंने सुना था मोरोन्स, मूर्ख बुद्धि मतलब। तो ऐसे बालक जिनका IQ 50 से लेकर 69 होता है, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, किंतु ये अधिकतम 5वीं तक ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे भी, जो ये मूर्ख बुद्धि वाले मोरोन्स होते हैं। तो जिनका IQ 0 से 24 जड़ बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, और मूर्ख बालक होते हैं 50 से लेकर 69, क्योंकि मैंने क्या कहा था 69, 0 से लेकर 69 जिनका IQ होता है वही मंद बुद्धि कहलाते हैं। इससे ऊपर जो बालक होते हैं फिर मंद बुद्धि बालक नहीं होते हैं, ठीक है, हम जैसे बालक आ जाते हैं। तो ये आपने देखा मोरोन्स क्या, मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि इन बालकों को देख लिया, 3 प्रकार के हैं। तो ये सवाल नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। अब एक और सवाल है, समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी स्कूलों की भूमिका, यानी जो हम समावेशी कर रहे हैं, जिन विद्यालयों में इसको पढ़ाया जाता है उनकी क्या भूमिका है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना इन पॉइंटों को। जब सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जिन स्कूलों में इस प्रकार की समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है ऐसे विद्यालयों को समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो बार बार तुम्हें परिभाषा पता ही लग गई होगी आपकी भाई, जिन विद्यालयों में हम पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को समावेशी विद्यालय कहलाते हैं। बिना समावेशी विद्यालयों के समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने में समावेशी स्कूलों की अहम भूमिका होती है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझने का, ठीक है, तो हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश कर ली है, मतलब परिभाषा देख ली है। बीच में अभी बच्चे आ गए, थोड़ा मैंने रोक दी थी वीडियो, लेकिन वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि समावेशी जो शिक्षा, समावेशी विद्यालय जो है समावेशी शिक्षा में कैसी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आपने परिभाषा दे दी कि भाई जो समावेशी विद्यालय है होते क्या हैं, और समावेशी विद्यालय के बिना आप समावेशी शिक्षा नहीं दे सकते। भाई जब तक विद्यालय नहीं बनाओगे तब तक कहाँ दोगे, सड़क पर थोड़ी दोगे शिक्षा। इसलिए समावेशी जो विद्यालय हैं समावेशी शिक्षा को देने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट आपने लिख देने इधर। सभी छात्रों को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा दी जाती है। दूसरा, समान अवसर प्रदान करते हैं, सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना, सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना, बाधाओं को दूर करना, माता पिता की भागीदारी, विभिन्न प्रकार के शिक्षक होते हैं, भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और बच्चों को प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो समावेशी विद्यालय होते हैं वो ऐसा कौन कौन सा कार्य करते हैं जिससे बच्चों को समावेशी शिक्षा मिलती है। तो जो समावेशी शिक्षा के पॉइंट थे ना वही यहाँ पर लिख देने हैं कि भाई क्या क्या कर रहे हैं। सभी छात्रों को एक साथ स्वीकार कर रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं। कुछ समझना है तो एक बार दिमाग में सोचना है कि भाई कोई विद्यालय है वो बच्चों को समावेशी शिक्षा देना चाहता है तो क्या क्या काम करेगा वो। तो कुछ पॉइंट तो याद आएंगे ही, नहीं आएंगे तो इसको थोड़ा बहुत याद रखना
कि क्या क्या करता है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको अब। सभी छात्रों को स्वीकार करते हैं, कौन? समावेशी विद्यालय, तभी तो समावेशी शिक्षा देंगे वो। समावेशी विद्यालय सभी छात्र, चाहे वो सामान्य हो या विशेष हो, सबको बिना भेदभाव के स्वीकार करते हैं और सभी एक साथ पढ़ते हैं। अतः बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान कराने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो जहाँ बच्चे एक साथ पढ़ेंगे वही समावेशी शिक्षा कहलाती है, और समावेशी विद्यालय वही तो कर रहे हैं, दोनों बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए समावेशी विद्यालय अहम भूमिका अदा करते हैं। ये थोड़ा बहुत आपने कर दिया, सभी बच्चों को स्वीकार कर रहे हैं। अगला, समान अवसर प्रदान करते हैं। समावेशी विद्यालयों में सभी छात्रों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं, जिनसे बच्चों का समावेशन होता है। तो सभी बच्चों को समान अवसर दे रहे हैं। जो स्वस्थ बच्चा है उसको भी पढ़ा रहे हैं, जो विकलांग बच्चा है उसको भी पढ़ा रहे हैं। स्वस्थ बच्चे के लिए किताबें हैं, जो विशेष बच्चा है उसके लिए अलग से शिक्षक होते हैं, ब्रेल लिपि होती है, ताकि उनको भी अवसर दिया जा रहा है कि भाई तुम भी आगे बढ़ो, तभी तो समावेशन होगा, उनका समाज में जुड़ पाएंगे वो। तीसरा, सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना। समावेशी विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है। शिक्षक सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों पर पूर्ण ध्यान देते हैं, इसलिए समावेशी विद्यालय बच्चों के समावेशन में अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। तो हमने वही लिख दिया कि भाई जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, शिक्षक ध्यान देता है, सामान्य शिक्षक भी होता है, विशिष्ट शिक्षक भी होता है, हमने पढ़ा था ना, तो ध्यान देते रहते, बच्चों की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है कक्षा का, इसलिए सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, समावेशन करते हैं अपना। अगला है चौथा, सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना। समावेशी विद्यालय में बच्चों को एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बिल्कुल बात सही है कि सहयोग की बात होती है कि जो स्वस्थ बच्चा है उसको भी कहा जाता है कि भाई जो विकलांग बच्चा है ये भी तुम्हारा भाई जैसा ही है, इसकी सहायता करो, ये करो वो करो। अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर तो कभी ऐसा होगा नहीं, तो जब साथ में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में सहयोग की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे की भागीदारी बढ़ेगी, कई गतिविधियों में भाग लेंगे, है ना। मान लें स्वस्थ बच्चे, एक विकलांग बच्चा है, स्वस्थ बच्चा गतिविधि में भाग ले रहा है, विकलांग बच्चा इसका दोस्त है, तो ये भी प्रेरित होगा ना कि यार मैं भी करूँ, डांस करूँ, 26 जनवरी को गाना गाऊँ, मोटिवेशन कुछ सुनाऊँ, है ना। तो भागीदारी को बढ़ावा मिलता है इस प्रकार के समावेशी विद्यालयों में। अगला है बाधाओं को दूर करना। समावेशी विद्यालय में छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनकी सहायता के लिए विशिष्ट उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने इसी की दूरी कैसे बाधा कर रहे हैं कि जो भी समस्या आ रही है उनको देखना है, समाधान करना है। बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों से समाधान करते रहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अगला, माता पिता की भागीदारी। समावेशी विद्यालय बच्चों के माता पिता को अवसर देता है कि वे भी शिक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। माता पिता भी वहाँ आते हैं, शिकायत निवारण प्रणाली होती है, वहाँ अपनी राय देते हैं, है ना। और माता पिता भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। यानी समावेशी विद्यालय में हमने देखा था ना, आपको एक मॉडल याद आ रहा है, फुल इंक्लूजन मॉडल, समावेशी चक्र प्रतिमान याद आ रहा है आपको? वो भी तो समावेशी विद्यालय का एक मॉडल था, जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक, माता पिता, चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित सारे लोग मिलकर इस प्रकार की भागीदारी निभाते थे। याद आ रहा है वो मॉडल 5 मॉडलों में? तो उसी का तो एक प्रकार ये भी है कि माता पिता भी भूमिका निभा रहे हैं उसमें, है ना। तो वही है, माता पिता की भागीदारी भी होती है। ये पॉइंट भी आपने समझ लिया। अगला देखते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षक। समावेशी विद्यालयों में सामान्य शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और संसाधन शिक्षक होते हैं जो बच्चों पर विशेष रूप से नज़र रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। इससे बच्चों का समावेशन होता है, ठीक है। तो हमने यही कहा कि भाई बहुत प्रकार के टीचर होते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। देखो 3 प्रकार के टीचर होते हैं। एक सामान्य शिक्षक, इसके बारे में आप जानते ही हैं। एक विशिष्ट शिक्षक होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। और कभी कभार सवाल आ जाने संसाधन शिक्षक, एक वर्ड आया रिसोर्स टीचर। 3 प्रकार के टीचर। रिसोर्स टीचर का मतलब ऐसा टीचर जो इन दोनों की सहायता करता है, सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक की जो सहायता करता है ना, हेल्प करने का काम करता है, उसको संसाधन शिक्षक कहते हैं। तो कई बार वैसे आज तक ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन कई बार मतलब जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा, या जो कई मैडम नहीं होती जो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो इनको बोलती रहती हैं कि संसाधन शिक्षक की भूमिका क्या होती है बच्चों को पढ़ाने में। तो कभी आ जाए ना कि संसाधन शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में क्या भूमिका निभाता है, तो वही लिख देने हैं कि इनकी मदद करता है, इनको कोई समस्या आती है उसका समाधान करता है। इस संसाधन शिक्षक भी बहुत प्रशिक्षित होता है, ट्रेन होता है, इसलिए इनको लाया जाता है हेल्प करने के लिए
कि मान लें कोई सामान्य शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अब जो एक दिव्यांग बच्चा है वो ठीक से समझ नहीं पा रहा, या फिर जो विशेष शिक्षक है वो भी उसको नहीं समझा पा रहा है, तो ऐसी दशा में संसाधन शिक्षक को लाया जाता है, जो प्रशिक्षित होता है उस क्षेत्र में, वो उस बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, इसको रिसोर्स टीचर कहते हैं। तो आपने थोड़ा समझा कि भाई संसाधन शिक्षक भी क्या है। तो हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को समावेशन करते हैं। अगला, भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना। समावेशी विद्यालयों में सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इससे बच्चों का समावेशन होता है। तो आपने कहा कि भाई हम यदि भेदभाव मूलक शिक्षा देंगे तो भाई निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप लगातार भेदभाव करते रहोगे तो फिर बच्चे का आत्मविश्वास तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो समावेशी विद्यालय में यही होता है, मोटिवेट करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास क्या है? सर्वांगीण विकास का आधार है। ये मैंने कई बार आपको बताया कि जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तभी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का होगा नहीं, वो कभी उसका व्यक्तित्व तो नहीं बन सकता, यानी उसका जो पर्सनैलिटी है नहीं बन सकती। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ देखने से नहीं होता है, पर्सनैलिटी का मतलब पूरे सर्वांगीण विकास है उसका। अच्छी तरह बोल रहा है, चल रहा है, समझ रहा है। ठीक, कई देखे होंगे ना आपने, वेल व्यक्ति होते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, तो हम कहते हैं बहुत जेंटलमैन आदमी है यार, सर्वांगीण विकास हुआ है। और तभी होगा जब आत्मविश्वास होगा। जिसका आत्मविश्वास नहीं होगा तो कैसे जेंटलमैन बनेगा? तो ये भी हमने समझ लिया। अगला है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समावेशी विद्यालय में दिव्यांग बालकों को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे आयोजन, 26 जनवरी किसी गाथा सुना दी, कभी कुछ बना दिया, तो बच्चे ऐसे मोटिवेट होते रहते हैं। इससे भी समावेशी विद्यालय समावेशन कराते हैं बच्चों का। अगला है बच्चों को प्रजातांत्रिक शिक्षा देना। समावेशी विद्यालय में बच्चों को प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिनमें बच्चों में समानता, स्वतंत्रता, प्रेम, सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। तो ये हमने पॉइंट ख़त्म हो गए। तो ये हमने देखा कि जो समावेशी विद्यालय होते हैं वो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। तो सारे पॉइंट लिख देने हैं जो भी मैंने यहाँ पर बता दिए, ये करते हैं, वो करते हैं, ये पॉइंट आपको याद आने चाहिए और इनको एक्सप्लेन कर देना। कुछ समझना है ना जीवन में, मान लीजिए इनको ब्लैंक हो गया है कि कुछ नहीं आ रहा समझ, तो बस याद रखना दिमाग में कि ये कैसे कर सकता है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करेगा, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, भेदभाव नहीं करेगा। उन्हीं पॉइंट को जोड़ मरोड़ के लिख देना है, हो गया। तो ये भी सवाल आपने देख लिया है ना। ये देखिए एक सवाल है, ये आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं भी कभी पूछ बैठे, तो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, जस्ट आइडिया कि भाई ऐसा लगे ना, सुना सुना तो है। टोली शिक्षण या दल शिक्षण या समूह शिक्षण, इसको टीम टीचिंग कहते हैं। टीम टीचिंग, थोड़ा मन में ख्याल तो आ रहा होगा कि भाई टीम बना के जो पढ़ाया जाता है उसको टीम टीचिंग कहते हैं ना। हाँ वही है। कभी भी सवाल है टोली शिक्षण क्या है, 4 नंबर में पूछता है कभी कभार। वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, लेकिन मैं भी कभी पूछे कि टोली शिक्षण, दल शिक्षण, समूह शिक्षण, इन सब का मतलब एक जैसा होता है। टीम टीचिंग कहते हैं। तो होती क्या है टीम टीचिंग? जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, नहीं पूछा गया सवाल है, मैं कह रहा हूँ मैं भी कभी पूछ बैठे, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। तो टोली शिक्षण शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई सारे शिक्षक एक साथ मिलकर छात्रों को पढ़ाते हैं, टोली शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो टोली शिक्षण क्या है? बहुत सारे शिक्षक होते हैं एक ही क्लास में और वो सारे के सारे मिलकर पढ़ाते हैं ना, इसे टोली शिक्षण कहते हैं। इस शिक्षण में सभी शिक्षक का समान उत्तरदायित्व होता है। सभी शिक्षक आपस में मिलकर योजना का निर्माण करते हैं, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, सामग्री, सहायक सामग्री का चयन करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण को ही टीम टीचिंग कहते हैं। हालांकि आज ये भारत में कुछ विश्वविद्यालयों में यूज़ होती है, लेकिन जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, उन जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये शिक्षण प्रणाली, टीम टीचिंग। वेस्टर्न मॉडल है, हिंदुस्तान में बहुत कम है। भाई हिंदुस्तान में तो कक्षा में एक ही टीचर हो जाए उतना ही बहुत है। कई बार तो 6-6 महीने तक टीचर नहीं होते। जब एक ही टीचर नहीं तो टीम टीचिंग कहाँ से होगी? बस है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी पूछ बैठे भाई टीम टीचिंग क्या है, तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उसको टीम टीचिंग कहते हैं। वेस्टर्न मॉडल है। हिंदुस्तान में आज स्कूलों में तो नहीं, कॉलेज स्तर पर होता है कई कई जगहों पर। तो पूछ बैठे टीम टीचिंग, है ना। 2-3 टीचिंग तो मैंने आपको पढ़ाई थी, आ रही है आपको? मल्टी सेंसरी टीचिंग पढ़ाई थी एक, है ना, और एक मैंने वो दोस्त वाली सहकर्मी शिक्षण पढ़ाया था। ठीक है, पीर ट्यूटोरिंग, पीर बताया था ना, वो अलग चीज़ था, पीर ट्यूटोरिंग और वो, ये तो टीम टीचिंग वाला है ना। आया नहीं सवाल कभी, मैं भी पूछ बैठे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। मान लिया सवाल ऐसा आ जाए तो थोड़े दिमाग में तो रही कि अच्छा ऐसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, अपनी बात में कुछ तो एक पन्ना तो भरोगे। UNCPRD मैंने कहा था खुद पढ़ लेना, थोड़ा इसके बारे में जानना है, थोड़ा देख लेना। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, हिंदी में कहते हैं इसको।
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समझते हो, यूएन होता है एक, तो यूएन ने एक सम्मेलन करवाया था विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर कि भाई विकलांग व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, किस प्रकार के उनके अधिकार होने चाहिए, हमें उसको अधिकार कैसे बनाना है, उस पर ये पूरा सम्मेलन करवाया गया था संयुक्त राष्ट्र का। उसको भी कहते हैं UNCPRD, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़, हिंदी अंग्रेजी है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस राइट पर्सन डिसेबिलिटीज़, हिंदी में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कि किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए। जस्ट एक नज़र में इसको रखना है। मे बी वैसे तो CRC जो बताया था ना, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस पर सवाल पूछेगा या सन 2006 पर पूछ सकता है, इस पर ज़्यादा संभावना है। मे बी आपकी किस्मत इतनी ही मान लिया, वैसे तो अच्छी चलेगी, 2 पेपरों में अच्छी चली है, यहाँ पर भी हम चाहते हैं अच्छी चले, मे बी नहीं पूछा इनको और ये वाला पूछ दिया UNCPRD, तो कुछ तो पता होगा कि भाई संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है और विकलांग बच्चों के अधिकारों पर कुछ तो लिखोगे, तो इसलिए थोड़ा एक नज़र में देखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये भी देख लेना। अब एक होती है शिक्षा की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीमिंग। मैं कई बार आपको बोलता रहता हूँ मुख्य धारा मैंने बताया था ना, गंगा जी है नदी और छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिलती है, इसको मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं ना। एक बार सवाल पूछा है मेन स्ट्रीमिंग में, मे बी 4 नंबर में पूछ बैठे, ज़्यादा तो सवाल पूछा नहीं इसमें, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि भाई मेन स्ट्रीमिंग शिक्षा की मुख्य धारा, ये देखिए ना मुख्य धारा बह रही है गंगा जी और उसमें छोटी छोटी धाराएँ नदी बहती है, तो क्या होती है मेन स्ट्रीमिंग, थोड़ा इसके बारे में मैंने बताया है। बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ विशेष सुविधा द्वारा शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही मेन स्ट्रीमिंग कहलाता है। यानी जब हम जो बाधित बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उन बालकों की सहायता करते हुए उनको हम सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाते हैं ना, इसको ही हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसे ही शिक्षा की मुख्य धारा कहते हैं। ये जो मुख्य धारा, जब भी हम शिक्षा की मेन स्ट्रीम की बात करते हैं ना, तो वही मतलब है कि जो सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब विशेष बच्चों को भी इन बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो इसे ही मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग का मतलब आपने समझा कि जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है शिक्षा की। और जब हम उन्हीं विद्यालयों में इन दिव्यांगों को पढ़ा देते हैं ना, तो इसे भी कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में उनको समायोजित करना है, मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम इनको अलग थलग पढ़ाएंगे ना, तो भाई इनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, भेदभाव होता रहेगा, आत्मविश्वास नहीं बनेगा, समायोजित नहीं कर पाएंगे खुद को, एडजस्ट करने में समस्या होगी भविष्य में। तो इसलिए हम हमेशा इसको मेन धारा में जोड़ते हैं। कुछ ऐसा समझो ना कि गंगा में यदि ये नदियाँ नहीं मिली, छोटी छोटी धाराएं नहीं मिलेंगी, तो इनका कोई अस्तित्व है? ये तो बिखर जाएंगे ना, कोई अस्तित्व नहीं है, अपने लक्ष्य को नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मेन स्ट्रीम में जोड़ना जरूरी होता है। इसलिए वर्ड ही अंग्रेजी का शब्द होता है मेन स्ट्रीमिंग, हिंदी में मुख्य धारा या मुख्य धाराकरण कहते हैं। आपने थोड़ा इसको समझा। मैंने कहा एक बार पूछा था सवाल, ये ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। मतलब कई बार होता है ना कि आदमी एक बार सुन लिया होता है तो वहाँ पेपर में जो इंद्रियां होती है सक्रिय हो जाती है कि हाँ ये सुना है, और कुछ ना सुना हो तो फिर तो सुना ही रह जाता है इंसान। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कि आपकी जस्ट फॉर योर नॉलेज। अभी सवाल है, ये थोड़ा सा इसको देखना ही, 4 नंबर का सवाल पूछा है एक बार इसने, ठीक है। तो एक बार देख लो कि समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, मानव संसाधन का मतलब समझते हैं? मानव संसाधन का मतलब किसी भी क्षेत्र में ना जो व्यक्ति को समूह होता है वो मानव संसाधन ही कहलाता है। मान लिया एक कार्यालय है, उस कार्य में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका बॉस है, मैनेजर है, कर्मचारी है, तो ये भी मानव संसाधन है उस कार्यालय के लिए। एक स्कूल है, स्कूल में शिक्षक है, प्रिंसिपल है, चपरासी, कर्मचारी है, तो उस स्कूल के लिए मानव संसाधन है। यानी ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो किसी संस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं ना, वो सारे के सारे मानव संसाधन कहलाते हैं उस संस्था के लिए। तो ये मानव संसाधन समावेशी विद्यालय में कह रहा है, ठीक है। हम भी मानव संसाधन ही है, ह्यूमन एक संसाधन ही है, मानव संसाधन कहलाता है। जैसे भौतिक संसाधन होते हैं, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, कई सारे संसाधन होते हैं। जैसे ऊर्जा के संसाधन आपने पढ़े होंगे, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है। उसी प्रकार भौतिक संसाधनों में कई सारे, भौतिक संसाधनों में क्या, किससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित भाई टेबल है, बेंच है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मानव संसाधन में स्कूल में क्या भाई टीचर है, प्रिंसिपल है, सहायक जो टीचर हैं, चपरासी है, कर्मचारी हैं, तो ये सब के सब संसाधन ही है, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है इनको। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको कि मानव संसाधन, तो कह रहे हैं कि समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, तो क्या, तो इनको थोड़ा सा देखना है कि भाई इतना ही
क्योंकि 4 नंबर में इतना ही कहता है ना, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप। समावेशी विद्यालय में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति मानव संसाधन कहलाते हैं। इसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षक, विद्यालय के कर्मचारी, चपरासी, बच्चों के माता पिता, छात्र आदि सभी शामिल होते हैं। ये सभी लोग विद्यालय में अपनी अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इनकी भूमिका और दायित्व निम्न होते हैं। तो आपने परिभाषा दी भाई मानव संसाधन क्या है समावेशी विद्यालय में। तो जो भी व्यक्ति स्कूल में है अपने कार्य को निर्वहन कर रहा है ना, वो सारे के सारे मानव संसाधन ही है स्कूल के दृष्टिकोण से, ठीक है। प्रधानाचार्य है, शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक है, संसाधन शिक्षक भी मैंने बोला था आपको, कर्मचारी हो सकते हैं, चपरासी हो सकते हैं, माता पिता भी होते हैं। छात्र आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, छात्र तो वहाँ पढ़ रहे हैं, एक संसाधन के रूप में नहीं है, उनको तो संसाधन बनना है आगे जाके, है ना। माता पिता ये सब के सब संसाधन हैं और ये अपनी अपनी भूमिका और दायित्व को निर्वहन करते हैं। भाई प्रिंसिपल साहब का दायित्व कुछ और होगा, शिक्षक का दायित्व कुछ और होगा, चपरासी का दायित्व कुछ और होगा। तो अपने अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको करते रहते हैं। ये मानव संसाधन है किसके लिए? विद्यालय के लिए। अलग अलग के लिए हो सकता है ना भाई, किसी जो कार्यालय है उसके लिए मानव संसाधन अलग है, जो भी वहाँ काम करने वाला व्यक्ति मानव संसाधन कहलाता हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस।